हेलो बच्चों, माय नेम इज विनोद सिंह एंड हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय मेनारे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। अपना फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये चमकदार पृष्ठ है, ठीक है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। जैसे मान लो कि ये चमकदार पृष्ठ है, इसके ऊपर यहाँ से मैंने कोई लाइट डाली है, तो यहाँ से लाइट यहाँ से टकरा के वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। जो लाइट यहाँ टकरा रही है उसको आपतित किरण बोलते हैं, तथा यहाँ से टकरा के जो किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को बांटने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं, तथा अभिलंब के द्वारा आपतित किरण के साथ में बनाया गया कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण के साथ में बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सर ने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पे आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास दो नियम हैं, जिसमें से पहला नियम ये कहता है कि हमारा जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के समान रहता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो आपतन कोण I है वो परावर्तन कोण R के समान रहेगा हमेशा। दूसरा नियम कुछ इस प्रकार से है कि हमारी जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है तथा जो अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पे विद्यमान रहते हैं। अपना दर्पण है। दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी वह पृष्ठ जिसके एक तरफ पॉलिश हो तथा एक तरफ परावर्तक पृष्ठ हो, जिसे अपन दर्पण कहते हैं। दर्पण के दो टाइप का होता है, एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मानो ये कोई भी दर्पण है जिसके ऊपर एक तरफ पॉलिश है तथा एक तरफ परावर्तक पृष्ठ है, इसको अपन चमकदार पृष्ठ भी बोल सकते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया गया कि समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। उसी प्रकार से गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। तो गोलीय दर्पण हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो वाला दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जैसा कि आपको सर ने समझाया था कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना अवतल दर्पण, जिसका गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसे अपन अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मानिए ये कोई दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है, उसे अपन अवतल दर्पण कहेंगे। ये देखिए इस तरफ इसके पॉलिश है तथा अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, उसे हम चमकदार पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा जिसे अपन C से डिनोट करते हैं, तथा C तथा P के मध्य बिंदु को F से डिनोट किया जाता है। F से P की दूरी, F से P की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तथा C से P की दूरी, C से P की दूरी जो होती है उसे अपन R से डिनोट करते हैं। जैसे सर्कल के अंदर कोई त्रिज्या होती है उसको अपन R से डिनोट करते हैं, इसमें भी इसे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और यदि प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हो रही है इसके ऊपर, यदि प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ पे यदि आपतित हो रही है तो ये यूं इस तरफ से ही जाएगी और परावर्तक पृष्ठ से टकरा के ये वापस F से होते हुए लौट जाएगी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अगर अपन उत्तल दर्पण के इस वृत्त को पूरा करें तो इस वृत्त का एक केंद्र होगा जिसे हम C से डिनोट करते हैं, जिसे हम वक्रता केंद्र भी कहते हैं। वक्रता केंद्र और अक्ष के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको अपन R से डिनोट करते हैं। ठीक, अब वक्रता त्रिज्या के आधी जो दूरी होती है जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं उसको हम फोकस भी कहते हैं। तो ये हमारा फोकस बिंदु होता है। तो जब भी हमारे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह एक बार को तो ऊपर निकल जाती है, लेकिन समांतर आने वाली हर किरण फोकस से होकर गुजरती है। हाँ जी बच्चों, आज अपना टॉपिक है अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अपन ने पढ़ा था
कि अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, जिसके ऊपर अपन प्रतिबिंब को अलग अलग स्थितियों पर रखकर देखेंगे कि अवतल दर्पण पे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। अपने पास में देखो यहाँ पे होता था फोकस बिंदु, यहाँ पे होता था अपना सेंटर पॉइंट, ठीक है। अपनी कुल टोटली इसके अंदर अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन होगी मेरी अनंत पे, सेकंड कंडीशन होगी मेरी सी से परे, थर्ड कंडीशन होगी मेरी सी पे, फोर्थ कंडीशन होगी मेरी सी तथा एफ के बीच में, और फिफ्थ कंडीशन होगी मेरी एफ पे, और सिक्स कंडीशन होगी मेरी एफ तथा पी के बीच में। देखिए जैसे मैं यदि अनंत पे रखता हूँ, यदि बिंब की स्थिति को मैं अनंत पे रखता हूँ, ये कोई कांच है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या फिर मैं कोई भी बिंब रख रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो इस अवतल दर्पण के ऊपर कैसे प्रतिबिंब बनेगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। यदि मैं अनंत पे रखता हूँ, कोई भी वस्तु के बिंब की स्थिति मैंने अनंत पे रखी है, तो वो ऐसे सीधी रेखा जाएगी अपने मिरर के ऊपर, दर्पण के ऊपर, और वो फोकस बिंदु से होके गुजर जाएगी। ऐसे यदि मैं अनंत पे रखता हूँ तो मेरा प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, तथा जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप इधर खिसकाते जाता हूँ, वैसे मेरी प्रतिबिंब की स्थिति भी एक एक स्टेप इधर खिसकती जाती है। जैसे मान लिए मैंने एक स्टेप इसको इधर खिसकाया, सी से परे रखा है, तो ये कंडीशन भी एक स्टेप इधर खिसकेगी, और जो मेरे प्रतिबिंब की स्थिति होगी, जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो सी तथा एफ के बीच में बनेगा। और जब मैं इसको एक स्टेप और आगे खिसकाता हूँ सी पे, तो मेरा प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पे। देखो मैंने जैसे जैसे एक स्टेप आगे खिसकाते जा रहा हूँ, मेरा प्रतिबिंब की स्थिति भी एक एक स्टेप पीछे खिसकती जा रही है। ऐसे ही मैं सी तथा एफ के बीच में जब रखूंगा तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले कहाँ बना था सी पे, अभी कहाँ बनेगा सी से परे। जब मैं एफ पे प्रतिबिंब की स्थिति रखता हूँ तो मेरा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तथा इन ये जो 5 कंडीशन होगी, इसमें अपना जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जैसे ही मैं इस कंडीशन के ऊपर जाता हूँ एफ तथा पी के बीच में, तो अपने को पता है अवतल दर्पण के अंदर अपनी जो एक्चुअल साइज जो होती है उससे थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो मैं जब यहाँ पे एफ तथा पी के बीच में रखूंगा तो मेरी जो हाइट होगी वो इतनी है, तो उसके अंदर मेरे को इतनी दिखेगी। तो यहाँ पे मैं जब रखता हूँ पी तथा एफ के बीच में जब बिंब की स्थिति रखता हूँ, तो अपना जो प्रतिबिंब होगा वो पीछे मिलता हुआ अपने को प्रतीत होगा, मतलब कि आभासी तथा सीधा। तो बच्चों जैसा कि आपको सर ने बताया कि अवतल दर्पण पे 6 स्थितियों पे अपन बिंब को रख सकते हैं, जिसमें से पहली स्थिति है कि अपना बिंब अनंत पर है, तो अपना जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। आइए देख लेते हैं कि वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले अगर कोई बिंब अनंत पे रखा है तो अपन ये नहीं बता सकते कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, तो अपन प्रकाश की किरण को समांतर रखते हुए लाएंगे। अगर अपन समांतर लाते हैं किसी भी अवतल दर्पण पे किसी प्रकाश की किरण को, तो वो फोकस से होकर निकलती है। एक और किरण यदि हम समांतर लेके आए तो वो भी फोकस से होकर निकलेगी। ऐसा होने के पश्चात हम ये देखते हैं कि जहां पे दोनों किरणें टकराती है वहां अपना प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो आकार है वो अत्यधिक छोटा है और बिंदु आकार का है, तो ये जो अपना प्रतिबिंब है वो बिंदु के आकार का है और वो वास्तविक एवं उल्टा है। हाँ जी बच्चों, अपनी सेकंड कंडीशन है सी से परे। जैसा कि सर ने समझाया, फर्स्ट कंडीशन होगी मेरी अनंत पे, सेकंड कंडीशन होगी मेरी सी से परे। जब मैं बिंब की स्थिति को सी से परे रखता हूँ, यहाँ पे रखूंगा, सी से परे रखा है मैंने, तो एक रेखा जाएगी और एफ से होते हुए निकल जाएगी। ऐसे ही सेकंड रेखा जाएगी मेरी सी से होते हुए, और जिस कंडीशन में जाएगी उसी कंडीशन में वो वापस आ जाएगी। जैसे ये यूं जा रही है तो ये ऐसे टकरा के यूं जाएगी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और मेरे प्रतिबिंब की स्थिति का है सी तथा एफ के बीच में। जैसा कि सर ने समझाया था, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिलती है वहां पे अपना प्रतिबिंब बनता है। देखिए मैंने प्रतिबिंब बिंब की स्थिति सी से परे रखी है, तो मेरा प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच में बना है। ये देखिए सी तथा एफ के बीच में बना है। और कैसा बनेगा, छोटा, पहले अत्यधिक छोटा बन रहा था, अभी थोड़ा छोटा बनेगा। और देखिए प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो मेरा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि अपन यदि कांच के अंदर देखते हैं अपने आप को तो अपन हमेशा उल्टे ही दिखते हैं। अपना जो राइट हैंड होता है वो अपना लेफ्ट हैंड दिखता है, और कांच के अंदर लेफ्ट हैंड जो होता है वो अपना राइट हैंड दिखता है।
तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि सर ने आपको बताया कि जब अपन अपना बिंब सी से परे रखेंगे तो जो अपना प्रतिबिंब है वो सी और एफ के मध्य बनेगा। अब अपन अपना जो बिंब है वो सी पर रखते हैं तो जो अपना प्रतिबिंब है वह भी सी पर बनेगा। आइए देखते हैं कैसे कि जब अपन ने अपना बिंब सी पर रखा, एक समांतर रेखा गुजार के उसको फोकस से गुजारा, तो वो कुछ इस तरीके से भी। अब जब अपन अपनी एक और प्रकाश की किरण को फोकस से होके निकालेंगे तो वो अक्ष के समांतर होके निकलेगी और वो सीधा सी पे कटेगी। जहां पे ये दोनों लाइनें कटी वहां पे अपन ने प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम साइज के हैं और दोनों सी पे बने हैं तथा ये वास्तविक और उल्टा होगा क्योंकि ये दर्पण की इस तरफ। हाँ जी बच्चों, अपने नेक्स्ट पोजीशन है सी तथा एफ के बीच में। जैसे सर ने समझाया, जब अपन बिंब की स्थिति सी पे रखते हैं तो अपना प्रतिबिंब भी सी पे ही बनता है। जैसे देखिए, मैं यदि सी तथा एफ के बीच में रखूंगा तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो एक स्टेप और पीछे खिसकेगी। यदि अभी अपने सी पे बननी है तो अभी एक स्टेप पीछे खिसकेगी और सी से परे बनेगा। देखिए, मैं जब बिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच में रखता हूँ तो मेरी देखो एक तो रेखा समांतर होकर गुजर जाएगी एफ से होते हुए, और सेकंड रेखा होकर, देखो मैंने बोला था कि अवतल दर्पण के अंदर अपनी जो एक्चुअल हाइट होती है उससे थोड़ी सी बड़ी दिखती है, तो ये देखिए थोड़ी सी बड़ी दिखती है, ठीक है। और ये कहाँ से होकर गुजर जाएगी, दूसरी रेखा सी से होते हुए गुजर जाएगी। जहां भी ये दोनों रेखाएं मिलेंगी वहां पे अपने क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए, ये सी से परे होता है तो अपने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी से परे, और अपनी जो हाइट होगी वो क्या होगी, विवर्धित और बड़ी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है मैं सामने खड़ा हूं तो मेरी जो हाइट है उससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी, और मेरी जो बिंब की स्थिति प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टी। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि जब अपन अपने बिंब को सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो जो अपना प्रतिबिंब है वो अपना सी से परे बनेगा। अब अपन देखते हैं कि जब अपन अपने बिंब को फोकस पे रखेंगे यानी एफ पे रखेंगे तो जो अपना प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा। आइए देखते हैं वो कैसे। तो जब अपन अपने बिंब को हमने एफ पे रखा और एक समांतर रेखा निकाल के फोकस से होके गुजार दी, ठीक है, उसके बाद अपन एक रेखा सी से होके गुजारते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये समांतर प्रतीत हो रही है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि ये अनंत पे जाके कहीं मिलेगी। तो मान लो कि अगर ये कहीं यहाँ जाके मिलती है तो जो अपना प्रतिबिंब होगा वो अत्यधिक विवर्धित होगा, यानी कि अत्यधिक बड़ा होगा तथा वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि वह दर्पण के इस तरफ बन रहा है। जैसा कि सर ने बताया था कि जब अपन बिंब की स्थिति को एफ पर रखते हैं तो अपना प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पे जाके कहीं ना कहीं मिलता हुआ प्रतीत होता है। अभी मैं एक स्टेप और आगे खिसका रहा हूँ एफ तथा पी के बीच में। जब मैंने बिंब की स्थिति को पी तथा एफ के बीच में रखा है तो मेरा जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, जो मेरा प्रतिबिंब होगा, देखो एक लाइन तो पी से होते जाएगी और समांतर होकर गुजर जाएगी नीचे की ओर, और एक रेखा जो होगी वो मेरी सी से होते हुए गुजरेगी। देखिए ये रेखा एक दूसरे से दूर जा रही है तो यहाँ पे मिलना बहुत नामुमकिन सी चीज है, तो यहाँ पे ये नहीं मिलेगी। और इनको अपन प्रतीत कर सकते हैं कि ये इस रेखा को आगे बढ़ाओ और इस रेखा को आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन सकता है कि ऐसा अपन प्रतीत कर सकते हैं, ऐसा अपन आभास कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पी तथा एफ के बीच में जब बिंब की स्थिति रख रहा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और आभासी तथा सीधा बनेगा। देखिए आभासी तथा सीधा कैसे बनेगा, आभास कर सकता हूँ कि ये यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, और सीधा कैसे बनेगा, प्रतिबिंब के पीछे है, पीछे से कोई खड़ा रहकर अपने को देख रहा है तो अपने को सीधा दिखेगा। तो बच्चों अब तक आपने देखा कि अवतल दर्पण क्या होता है और उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं हर एक स्थिति पे वो आप देख चुके हैं। अब देखते हैं कि इसकी यूज क्या क्या है, उपयोग कहाँ कहाँ पे अपन इसका करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहली चीज आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो अवतल दर्पण है वो अपने जो प्रतिबिंब है उसको बड़ा करके दिखाता है। मतलब अगर ये वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। अब आप खुद से सोच सकते हैं कि अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जिसमें अपन प्रतिबिंब को बड़ा देखते हैं। जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर बल्ब छोटा होता है, उसकी लाइट हल्की सी फैलनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर अवतल दर्पण के कारण उसकी लाइट बहुत फैली हुई दिखाई देती है। तो पहले अपन देख सकते हैं टॉर्च है, सर्च लाइट में अपन अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं, अग्रदीपों से मतलब है वाहनों की जो हेडलाइट होती है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे अपने घर में जब आपके पापा शेविंग करते हैं तो उस वाले कांच में जो उनका प्रतिबिंब होगा वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तथा जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक जो होते हैं, उनको दांत के अंदर का, मुंह के अंदर का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, तो वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। हाँ भाई, हेलो बच्चों,
अपना नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अपन ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना देखा। अपने अवतल दर्पण में 6 कंडीशंस थी। अभी अपन देखेंगे उत्तल दर्पण के अंदर अपने कितने कंडीशंस है। जैसे देखिए अपना उत्तल दर्पण ऐसा होता है, उसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है और वो बाहर की ओर वक्रित होता है। अपना इधर सर्किल कंप्लीट करता है तो अपना एफ भी इधर ही होगा और अपना सी भी इधर ही होगा। तो मैं प्रतिबिंब किधर रखूंगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और प्रतिबिंब जो बनेगा वो मेरा राइट साइड में बनेगा। तो यदि मैं इधर यदि कंडीशंस देखूं तो मेरी ओनली फॉर 2 कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी मेरी अनंत पे और सेकंड कंडीशन होगी मेरी P तथा अनंत के बीच में, ठीक है। जैसे जैसे मैं देखो अनंत पे यदि रखूंगा तो यहाँ से एक समांतर रेखा जाएगी और ये कर्व है तो ये से टकरा के यूं निकल जाएगी। और ये यदि मैं पीछे इसको मिलाते हुए प्रतिबिंब करूं तो मेरा फर्स्ट वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पे बनेगा। और सेकंड वाला अनंत तथा P के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब को। बिंब की स्थिति को मैं अनंत तथा P के मध्य रखूंगा। तो अपन सेकंड कंडीशन में देखेंगे कि कहाँ पे अपना प्रतिबिंब बनेगा। तो अपने उत्तल दर्पण के अंदर ओनली फॉर 2 ही कंडीशन है जिनके द्वारा अपने प्रतिबिंब बनते हुए अपने को दिखते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको सर ने समझाया कि उत्तल दर्पण पे अपनी 2 स्थितियां बनती है, एक अनंत पे और एक अनंत और P के बीच में। तो आइए पहली स्थिति देख लेते हैं जब अपन अपने बिंब को अनंत पे रखेंगे। तो जब अपन अनंत पे रखते हैं तो एक समांतर रेखा यहाँ से आती है, वो यहाँ से मुड़ जाएगी। तो अपना नियम क्या कहता है कि अपनी जो प्रकाश की किरण है वो फोकस से होके जाएगी। लेकिन क्योंकि ये दर्पण के पीछे है तो अपने को ऐसा आभास होगा कि ये फोकस से होके जा रही है। इसको मैंने फोकस से होके गुजार दिया है। एक और अगर मैं समांतर प्रकाश की किरण लाऊं और इसे फोकस से होके गुजार दूं तो ये दोनों रेखा यहाँ पे मिल जाएगी। और अपने को पता है कि जहां पे अपनी दोनों प्रकाश की किरणें मिल जाती है वहीं पे अपना प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो अपना प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बना है, फोकस पे बना है, अत्यधिक छोटा या फिर बिंदु आकार का बना है और आभासी तथा सीधा है क्योंकि ये दर्पण के उस नेक्स्ट पॉइंट है अपना उत्तल दर्पण के जो कंडीशंस थी उसमें सर ने समझाया था यदि अपन बिंब की स्थिति अनंत पे रखते हैं तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F के ऊपर। जैसा कि मैंने समझाया था जैसे ही अपन बिंब की स्थिति एक एक स्टेप राइट साइड में खिसकाते जाते हैं प्रतिबिंब की स्थिति लेफ्ट साइड में खिसकती जाती है। तो अपन ने देखा था कि अनंत पे रखा था, जब प्रतिबिंब कहाँ बना था, F पे बना था। तो अभी ऑब्वियसली बात है सेकंड कंडीशन होगी मेरी अनंत तथा P के मध्य। जब मैं अनंत तथा P के मध्य रखूंगा, बिंब की स्थिति को अनंत तथा P के बीच में रखूंगा तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो एक स्टेप पीछे खिसकेगी। तो अपना जो प्रतिबिंब बनेगा वो P तथा F के बीच में बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। देखो एक तो समांतर रेखा जाएगी और यूं भी निकल जाएगी और ये मेरे को F पे मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। एक सेकंड लाइन मेरी जाएगी, ठीक है, सेकंड प्रकाश की किरण जाएगी और मेरे को C के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए जैसे ये जाएगी वैसे के वैसे ये वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे को लगभग C पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए ये दोनों लाइनें जहां पे मिलती है वहां पे अपना क्या बनता है, ऐसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए अपना जो प्रतिबिंब है P तथा F के मध्य बन रहा है, ठीक है। जब अपने अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखा बिंब की स्थिति को तो अपना प्रतिबिंब का बना P तथा F के बीच में और दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, छोटा और आभासी तथा सीधा। देखो आभास करता हुआ दिख रहा है अपने को कि ये प्रतिबिंब के पीछे मिलता हुआ प्रतीत होगा। और कैसा दिखेगा अपने को, सीधा। जैसा कि मैंने बताया था कि अवतल दर्पण के अंदर अपनी जो एक्चुअल हाइट होती है उससे अपन थोड़े बड़े दिखते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अपनी जो एक्चुअल हाइट होती है उससे थोड़ा सा कम दिखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि उत्तल दर्पण के अंदर अपनी जो साइज होती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो बच्चों आप अब तक उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस किस स्थिति पर रखते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं वो आप देख चुके हो। अब हम उत्तल दर्पण के यूज यानी कि उसके उपयोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि जो उत्तल दर्पण है वो प्रतिबिंब को हमेशा छोटा करके दिखाता है। मतलब अगर जो अपना उत्तल दर्पण है वो अगर इस साइज का है तो उसमें अपने को ज्यादा दूर की चीजें भी दिखाई देगी या फिर ज्यादा चीजें दिखाई देगी। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपने साइड मिरर में देखते हैं तो मिरर का साइज तो इतना होता है लेकिन पीछे का जो पूरा दृश्य होता है वो आपको दिखाई देता है। तो इससे अपन ने पहला उपयोग भी देख लिया कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में
अतः जो आपकी गाड़ी के साइड मिरर होते हैं उसके रूप में अपन उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तथा यदि कभी आपने अगर पार्किंग हॉल देखे हो तो बड़े बड़े पार्किंग हॉल के अंदर ऐसे बड़े बड़े दर्पण लगे होते हैं, जिसके अंदर यदि आप पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको पीछे का पूरा दृश्य दिखाई देगा। तो पार्किंग दर्पणों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि बच्चों आपने इस इमेज के अंदर देखा कि अपना जो इमेज थी वो कुछ ऐसी दिख रही थी अपने को, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना ली है, देखिए गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी की, जैसे अपन न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो अपन चिन्ह किसका लगाएंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो इस डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं। यदि मैं ये कोई भी दर्पण हो सकता है, ठीक है, उत्तल दर्पण हो सकता है या फिर अवतल दर्पण में से कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, पूरा है जैसे रहेगा, बस ये दर्पण चेंज हो जाएंगे उसके अंदर। ये अवतल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए भी यही होगा, बस उत्तल दर्पण ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं राइट साइड में जाता हूँ, दाईं ओर की ओर जाता हूँ, यदि इस तरफ कोई दूरी है, मेरे जो प्रतिबिंब थे कुछ इधर बन रहे थे, ठीक है, तो वो हमेशा किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। जो मैंने जो बिंब की स्थिति रखी थी, बिंब की स्थिति हमेशा अपन किस में रखते थे, लेफ्ट साइड में रखते थे। बिंब की स्थिति मतलब यू हमेशा किसका होगा, माइनस का। भले ही उत्तल दर्पण की बात करूं या अवतल दर्पण की बात करूं, यू हमेशा किसका होगा, माइनस का। और लेफ्ट साइड में अपन जब आ रहे हैं, बाईं ओर की ओर आ रहे हैं, तो हमेशा नेगेटिव में आएगा चिन्ह। जो भी संख्या होगी उसका जो भी बिंब दूरी आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और देखिए यदि मैं हाइट ऊपर की ओर है, ऊंचाई ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव है, यदि ऊंचाई नीचे की ओर है तो माइनस में होगी। और हमेशा याद रखें आपतित प्रकाश की दिशा जो होती है वो लेफ्ट साइड से होती है, तो यू हमेशा किसका होगा, माइनस का। तो बच्चों अब तक आप अवतल और उत्तल दर्पण से सारे प्रतिबिंब बनते हुए देख चुके हो। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसके अंदर तीन राशियां हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक यू, वी और एफ। अब ये तीनों क्या क्या है, यू होती है अपनी बिंब दूरी यहाँ, यानी कि जहां पे अपन ने वस्तु को रखा है। वी होती है प्रतिबिंब दूरी, यानी कि जहां पे अपना प्रतिबिंब बना है। और एफ होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी आप सब अच्छे से जानते हैं। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ ये कहता है कि 1/v + 1/u = 1/f, जिसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको वक्रता त्रिज्या दे देता है और आपको उसमें से f की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके लिए अपने पास एक रिलेशन होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या और जो फोकस है उसका कुछ रिलेशन इस प्रकार से है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बच्चों सर ने समझाया आपको दर्पण सूत्र। अभी है अपना दर्पणों के द्वारा आवर्तन सूत्र अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आता है, ठीक है। क्या होता है, यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा। जैसे ये देखिए आवर्धन n, आवर्धन को अपन m से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई h। जैसे इसको शॉर्ट में लिखूं तो m = h डैश अपॉन h। यदि h डैश को मैं देखूं प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसको मैं v लिख सकता हूं और बिंब की ऊंचाई है उसको मैं u लिख सकता हूं। तो अपना फॉर्मूला क्या आएगा, m = -v/u।